वोकैब भैया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और हाँ, याद रखिएगा, वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल, ये एक सफर है शब्दों का और हम सफर हैं आप सब। आज हम मिलकर अंग्रेजी के 10 नए शब्द सीखेंगे। हाँ, 10 शब्द। और मकसद सीधा सा है, इन शब्दों को सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि महसूस करना है। और महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका, हम हर शब्द का अंग्रेजी और हिंदी मतलब समझेंगे। हाँ, उसके मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स देखेंगे। ओके। और हाँ, 2 ऐसे वाक्य भी देखेंगे जिनसे असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल थोड़ा और साफ हो जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, सही कहा ना? असली मजा तो शायद आखिर में है। बिल्कुल, इन सारे मतलब 10 शब्दों को लेकर एक मजेदार कहानी भी सुनेंगे हम। किस्से कहानियों से ना बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। सही बात है, कहानियों से याद रहता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं आज का शब्दों का खेल, एकदम आराम से, जैसे दोस्त बतियाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो हम अपने पहले शब्द पर हैं अब। पहला शब्द है कंजीनियल। सुनने में ही कुछ अच्छा सा लग रहा है ना? हाँ, ये शब्द है ही वैसा। कंजीनियल अंग्रेजी में इसका मतलब है प्लेजेंट, फ्रेंडली एंड सूटेड टू वंस टेस्ट। अच्छा। यानी कोई इंसान या कोई जगह जो आपको क्या कहते हैं, अच्छी लगे, दोस्ताना लगे, आपके मिजाज के मुताबिक हो। अच्छा, तो जैसे कोई बहुत हंसमुख और मिलनसार इंसान हो, उसे कह सकते हैं कंजीनियल। या फिर कोई ऐसी जगह जहां जाके एकदम कंफर्टेबल लगे, घर जैसा। बिल्कुल सही पकड़ा। हिंदी में कहेंगे मिलनसार या अनुकूल। इसके सिनोनिम्स भी यही बताते हैं, फ्रेंडली, एमिएबल, प्लेजेंट, अग्रीएबल, सब अच्छे वाइब्स वाले शब्द हैं ये। हाँ। अब जरा वाक्य देखिए। पहला, राहुल फाउंड अ कंजीनियल एनवायरनमेंट एट हिज न्यू जॉब। मतलब राहुल को अपनी नई नौकरी पर एक अनुकूल माहौल मिला। अच्छा। हाँ, शायद दोस्त अच्छे मिल गए, काम करने की जगह अच्छी थी। और दूसरा, द होस्ट वॉज सो कंजीनियल दैट ऑल गेस्ट्स फेल्ट एट होम। मतलब मेजबान इतना मिलनसार था कि मेहमानों को घर जैसा लगा। समझ गया? पॉजिटिव माहौल या लोग अच्छा शब्द है। जी। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ये है सर्वाइल। SERVILE। ये सुनने में कॉन्जीनियल जैसा पॉजिटिव नहीं लग रहा मुझे। हाँ, आपकी इंट्यूशन सही है। सर्वाइल का अर्थ थोड़ा अलग है, नेगेटिव साइड पर। अंग्रेजी में मतलब है ओवरली सबमिसिव, शोइंग एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व अदर्स। ओ। यानी जरूरत से ज्यादा दब कर रहना, दूसरों की सेवा या जी हुजूरी करने की मतलब हद से ज्यादा इच्छा दिखाना। अक्सर इसे चापलूसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। ओहो, मतलब मक्खन लगाना या चमचागिरी करना। हिंदी में शायद दासवत कहेंगे या चापलूस। हाँ बिल्कुल, दासवत यानी दास जैसा बर्ताव करने वाला, और चापलूस इसके सिनोनिम्स हैं सबमिसिव यानी दब्बू, ओबीडियंट आज्ञाकारी, स्लेविश गुलाम जैसा, और हम्बल यानी विनम्र। हम्बल, विनम्र होना तो अच्छी बात है ना? हाँ, पर यहाँ सर्वाइल के कॉन्टेक्स्ट में ये नेगेटिव हो जाता है। हाँ। मतलब जरूरत से ज्यादा विनम्रता या दब्बूपन दिखाना, हाँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर। मतलब अपनी इज्जत खोकर दूसरों के आगे झुकना। ये तो ठीक नहीं। वाक्य कैसे बनेंगे इसके? देखिए, पहला, द सर्वाइल क्लर्क बाउड एट एवरी कमांड ऑफ हिज बॉस। यानी वो चापलूस क्लर्क अपने बॉस के हर हुक्म पर जी हुजूरी में झुक जाता था। और दूसरा, ही डिसलाइक्ड पीपल विद अ सर्वाइल एटीट्यूड। यानी उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे जिनका रवैया चापलूसों वाला हो। गॉट इट। सर्वाइल मतलब चापलूसी भरा रवैया। अच्छा है कि कॉन्जीनियल और सर्वाइल दोनों सीख लिए, एकदम ऑपोजिट हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं। यह है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इसका अंग्रेजी मतलब है लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। कोई भी चीज जो आपको रोके, आपकी सीमा तय करे या कोई बाधा डाले। यानी कोई रुकावट, कोई मजबूरी या प्रतिबंध। जैसे जैसे पैसे की तंगी एक कंस्ट्रेंट हो सकती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। बिल्कुल, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यानी वित्तीय बाधा। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्ट्रिक्शन मतलब रोक, लिमिटेशन सीमा, रिस्ट्रेंट नियंत्रण, बाउंड बंधन। ये सब किसी न किसी तरह की रुकावट दिखाते हैं। अच्छा। वाक्य देखते हैं। पहला, ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दे पोस्टपोन्ड द ट्रिप। मतलब पैसे की कमी की वजह से ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी या आगे बढ़ानी पड़ी। हाँ। और दूसरा, हिज क्रिएटिविटी वर्कड बेस्ट अंडर नो कंस्ट्रेंट। मतलब जब उस पर कोई बंधन या रोक टोक नहीं थी
तब उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा अच्छी चलती थी। सही। मतलब आजादी का उल्टा, जहां कुछ करने से रोका जाए या कोई मजबूरी हो। समझ आ गया। अगला क्या है? ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं। ये है कोव, COVE। ये शब्द मैंने शायद समुद्री कहानियों में सुना है। हाँ, ये वहीं से है। कोव अंग्रेजी में इसका मतलब है ए स्मॉल शेल्टर्ड बे ऑन द कोस्ट। समुद्र तट पर एक छोटी सी सुरक्षित थोड़ी छिपी हुई सी खाड़ी, अच्छा जहां लहरें शांत हों और जो आसानी से दिखे नहीं। अच्छा, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं समुद्री डाकू अपना खजाना छिपाने के लिए ऐसी जगह ढूंढते थे। हिंदी में कहेंगे छोटा समुद्री खाड़ी या सुरक्षित खाड़ी। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही। डाकू वाली बात सही है। ऐसी जगह अक्सर छिपी हुई होती हैं। इसके सिनोनिम्स है बे यानी खाड़ी, इनलेट संकरा समुद्री रास्ता, हाबर बंदरगाह, हालांकि हाबर कोव से बड़ा होता है, और क्रीक छोटी नदी या खाड़ी। ठीक है। वाक्य देखिए। पहला, द फिशरमैन रेस्टेड इन अ क्वाइट कोव। मछुआरे एक शांत खाड़ी में आराम कर रहे थे। शायद तूफान वगैरह से बच रहे होंगे। हो सकता है। और दूसरा, दे डिस्कवर्ड अ हिडन कोव ड्यूरिंग देयर एडवेंचर। मतलब अपने सफर के दौरान उन्हें अचानक एक छिपी हुई खाड़ी मिल गई। वाह। जी। COVE, समंदर किनारे की एक शांत छिपी हुई जगह। मजेदार शब्द है। अब पांचवे की बारी। ठीक है, अब हम अपने पांचवे शब्द पर हैं। ये थोड़ा शाही सा लग रहा है सुनने में, कैवलियर। हाँ, इसमें थोड़ी शाही झलक तो है, लेकिन मतलब थोड़ा सा पेचीदा है। कैवलियर के दो मुख्य मतलब हो सकते हैं। अच्छा। पहला है शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न, यानी किसी महत्वपूर्ण चीज के प्रति लापरवाही दिखाना, बेफिक्री दिखाना, जैसे किसी बात को सीरियसली ना लेना। अच्छा, मतलब लापरवाह, केयरलेस टाइप का। हाँ, और दूसरा मतलब है गैलेंट और नाइटली, यानी शूरवीर, बहादुर योद्धा जैसा, जो पुराने जमाने के घुड़सवार योद्धा होते थे ना, वैसा। अरे, ये तो बिल्कुल उल्टे मतलब हो गए। एक तरफ लापरवाह, दूसरी तरफ शूरवीर। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मतलब इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, ये वाक्य के कॉन्टेक्स्ट से, मतलब सिचुएशन से पता चलता है। सिनोनिम्स भी दोनों तरह के हैं। ऑफ हैंड, केयरफ्री, एरोगेंट, ये लापरवाह वाले अर्थ में, और नाइटली, ये शूरवीर वाले अर्थ में। अब वाक्य देखिए, फर्क साफ हो जाएगा। हाँ, बताइए। पहला, हिज कैवलियर एटीट्यूड टुवर्ड्स सेफ्टी कॉज्ड एक्सीडेंट्स। यहां मतलब है लापरवाह। अच्छा, मतलब सुरक्षा को लेकर उसके बेफिक्र रवैये की वजह से दुर्घटनाएं हुई। बिल्कुल। और दूसरा, द कैवलियर नाइट रेस्क्यूड द विलेजर्स। यहां मतलब है शूरवीर। जी, यानी उस बहादुर शूरवीर योद्धा ने गांव वालों को बचाया। कमाल है। एक ही शब्द के दो बिल्कुल अलग रंग। कैवलियर या तो लापरवाही या फिर शूरवीर, ये ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, आधा सफर पूरा हुआ। अब हम अपने छठे शब्द पर हैं। ये शब्द तो हम अक्सर सुनते हैं, कंफ्यूजन। हाँ, ये काफी आम शब्द है, कंफ्यूजन। अंग्रेजी में मतलब है अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर और लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी ऐसी स्थिति जब कुछ समझ ना आ रहा हो, सब गड़बड़ झाला लगे, अव्यवस्था या अस्पष्टता हो। हिंदी में भ्रम या अव्यवस्था, जैसे जैसे परीक्षा हॉल में मुश्किल सवाल देखकर हो जाता है। बिल्कुल। या अचानक बत्ती चली जाए तो जो अफरा तफरी मचती है। इसके सिनोनिम्स हैं डिसऑर्डर अव्यवस्था, केओस अराजकता, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, टर्मोइल उथल पुथल। वाक्य देखते हैं। पहला, द सडन ब्लैकआउट क्रिएटेड कंफ्यूजन इन द हॉल। अचानक बिजली जाने से हॉल में कंफ्यूजन मच गया। हाँ, और दूसरा, ही लुक्ड एट हर इन कंफ्यूजन आफ्टर द स्ट्रेंज रिमार्क। मतलब उसकी अजीब सी बात सुनकर उसने कंफ्यूजन में, मतलब भ्रमित होकर उसे देखा। सही। मतलब जब दिमाग की बत्ती गुल हो जाए। समझ गया। कंफ्यूजन से बाहर निकलते हैं और अगले शब्द पर चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने सातवें शब्द पर हैं। यह है वैलर, VALOUR। वैलर अंग्रेजी में इसका अर्थ है ग्रेट करेज इन बैटल और डेंजर, खास तौर से युद्ध या किसी बड़े खतरे का सामना करते वक्त दिखाया गया महान साहस और बहादुरी। तो हिंदी में हुआ शौर्य या वीरता, जैसे हमारे देश के बहादुर सैनिकों में होता है। एकदम सही उदाहरण, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स हैं ब्रेवरी बहादुरी, करेज साहस, हीरोइज्म वीरता, गैलेंट्री शौर्य। ये सारे शब्द हिम्मत और दिलेरी दिखाते हैं। जी। वाक्य देखिए। पहला, द सोल्जर शोड वैलर इन द बैटलफील्ड। सैनिक ने युद्ध के मैदान में शौर्य दिखाया। हाँ,
और दूसरा हिस्ट्री रिमेंबर्स किंग्स फॉर देयर वैलर। इतिहास राजाओं को उनकी वीरता के लिए याद रखता है। बिल्कुल। वैलर, हिम्मत और बहादुरी, खासकर मुश्किल हालात में, बहुत दमदार शब्द है। अगला शब्द देखते हैं। ठीक है, अब हम अपने 8वें शब्द पे हैं। ये है कंटेम्प्ट, CONTEMPT। कंटेम्प्ट। इसका अंग्रेजी मतलब है द फीलिंग दैट समथिंग और समवन इज वर्थलेस और डिजर्विंग स्कॉर्न। अच्छा। यानी किसी व्यक्ति या चीज को बिल्कुल बेकार समझना, तुच्छ समझना या उससे घृणा करना, उसे नीची नजर से देखना। उफ, ये तो काफी नेगेटिव फीलिंग है। हिंदी में कहेंगे तिरस्कार या घृणा। हाँ, तिरस्कार, घृणा, अवमानना, इसके सिनोनिम्स हैं डिस्डेन, तिरस्कार, स्कॉर्न, घृणा, डिरिजन, उपहास, हेट्रेड, नफरत। ये सारे शब्द एक तरह की नफरत, ये किसी को बहुत नीचा समझने की भावना दिखाते हैं। उदाहरण देखिए। पहला, शी लुक्ड एट द थीफ विथ कंटेम्प्ट। उसने चोर को घृणा और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। हाँ। और दूसरा, ही हैड नथिंग बट कंटेम्प्ट फॉर डिसऑनेस्टी। मतलब उसके मन में बेईमानी के लिए तिरस्कार के सिवा कुछ नहीं था। सही। मतलब किसी के लिए मन में जरा भी इज्जत ना होना, बल्कि नफरत होना, कंटेम्प्ट। ठीक है, इसे भी नोट कर लिया। अब 9वें शब्द की बारी। ठीक है, अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं। ये है क्योरेटिव। ये सुनने में क्योर जैसा लग रहा है, इलाज जैसा। बिल्कुल, ये क्योर यानी इलाज से ही जुड़ा है। क्योरेटिव अंग्रेजी में इसका मतलब है हैविंग द एबिलिटी टू हील और क्योर, यानी जिसमें ठीक करने की, इलाज करने की या सेहत सुधारने की क्षमता हो। अच्छा, तो हिंदी में हुआ उपचारक या स्वास्थ्य सुधारक, जैसे कोई दवा या कोई थेरेपी। हाँ, कोई दवा, कोई इलाज, कोई जड़ी बूटी या कोई प्रक्रिया जो बीमारी या तकलीफ को दूर करे। इसके सिनोनिम्स हैं हीलिंग, उपचार करने वाला, रेस्टोरेटिव, स्वास्थ्य लौटाने वाला, मेडिसिनल, औषधीय, थेराप्यूटिक, चिकित्सीय। अच्छा। वाक्य देखते हैं। पहला, योगा इज नोन फॉर इट्स क्योरेटिव पावर्स। योग अपनी उपचारात्मक शक्तियों के लिए जाना जाता है। मतलब ठीक करने की ताकत। हाँ, शरीर और मन को स्वस्थ करने की क्षमता। और दूसरा, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ क्योरेटिव ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने एक ऐसा इलाज बताया जो बीमारी को ठीक करने वाला था। क्योरेटिव। जी। क्योरेटिव यानी जो ठीक करे, इलाज करे। आसान है। और अब हम आज के आखिरी पड़ाव पर हैं। ठीक है, अब हम अपने 10वें शब्द पर हैं। ये शब्द है डिस्पिकेबल। सुनने में भारी लग रहा है ये तो। हाँ, ये शब्द काफी वजनदार और बहुत नेगेटिव है। डिस्पिकेबल अंग्रेजी में मतलब है डिजर्विंग हेट्रेड एंड डिस्कस्ट, यानी कोई ऐसा काम या व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नफरत और घृणा के लायक हो, बहुत ही बुरा, नीच। बाप रे। हिंदी में कहेंगे घृणित या निकृष्ट। कंटेम्प्ट से भी ज्यादा बुरा लग रहा है ये तो। हाँ, कह सकते हैं। कंटेम्प्ट वो भावना है जो आप महसूस करते हैं, जबकि डिस्पिकेबल उस चीज या व्यक्ति का गुण है जो उस घृणा का पात्र है, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा। अच्छा, ये फर्क है। हाँ, इसके सिनोनिम्स हैं हेटफुल, घृणास्पद, शेमफुल, शर्मनाक, लोथसम, घिनौना, अबोमिनेबल, अति निकृष्ट। बाप रे, सारे शब्द ही नेगेटिव है। हाँ, वाक्य है पहला, चीटिंग योर ओन फ्रेंड्स इज अ डिस्पिकेबल एक्ट। अपने ही दोस्तों को धोखा देना एक बहुत ही घृणित काम है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, द विलन वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिस्पिकेबल क्राइम्स। उस विलन को उसके घिनौने अपराधों के लिए सजा मिली। डिस्पिकेबल। जी। समझ गया। डिस्पिकेबल मतलब हद दर्जे का बुरा और घिनौना। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। कॉन्जीनियल, सर्वाइल, कंस्ट्रेन्ड, कोव, कैवलियर, कंफ्यूजन, वैलर, कंटेम्प्ट, क्यूरेटिव और डिस्पिकेबल। वाह, दिमाग में काफी कुछ भर गया है। और अब इस भरे हुए दिमाग को थोड़ा सा सेटल करते हैं कहानी के साथ। जैसा वादा था, अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें ये सभी 10 शब्द आएंगे। कहानी से ये शब्द और गहरे बैठ जाएंगे। तैयार है? बिल्कुल तैयार, एकदम ध्यान से सुन रहा हूँ। कहानियों से सीखना हमेशा मजेदार होता है। तो सुनिए। एक समय की बात है, समंदर किनारे बसे एक खूबसूरत राज्य में आरव नाम का एक मछुआरा रहता था। आरव बड़ा ही कंजीनियल था, मतलब बहुत मिलनसार। उसकी मुस्कान और मदद करने की आदत ने उसे सबका प्यारा बना दिया था। अच्छा आदमी था। हाँ, पर उसी राज्य में था मंत्री का खास चमचा, करण। करण एकदम सवाइल किस्म का आदमी था, बिल्कुल चापलूस,
मंत्री के आगे पीछे दुम हिलाता फिरता। ओ, वो सवाइल वाला। हाँ वही। मंत्री जी जैसा कहते करण वैसा ही करता। सोचता था इसी तरह ताकत मिलेगी। एक बार करण ने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप तो हवा का रुख भी बदल सकते हैं। मंत्री हंसा पर मनी मन खुश हुआ। चापलूसी की हद। फिर 1 साल राज्य पर भारी कंस्ट्रेंट आ पड़ी, मतलब बड़ी बाधा। सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हुईं और शाही खजाना खाली होने लगा। लोगों में बेचैनी फैली। राजा ने दरबार लगाया। अब समाधान ढूंढने की बजाय वो जो भ्रष्ट मंत्री था ना, उसने सारा इल्जाम मौसम और किसानों की लापरवाही पर डाल दिया। इससे दरबार में और ज्यादा कंफ्यूजन फैल गया, मतलब भ्रम। वो चाहता था कि लोग आपस में ही उलझे रहें। चालाक मंत्री। बिल्कुल। किसी ने सच्ची कहा है, जब समझ ना आए क्या करें तो दूसरों पर उंगली उठाना सबसे आसान होता है। सही बात। तट के किनारे एक छिपी हुई कोव ढूंढ निकाली, एक छोटी सी सुरक्षित खाड़ी। वो जगह ताजी मछलियों और साफ पानी से भरी थी। अरे वाह, खजाना मिल गया उसे तो। हाँ, एक तरह से। और उसने ये बात सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बल्कि गांव के जरूरतमंद लोगों को भी बताई। ये हुई ना कॉन्जीनियल वाली बात। हाँ, लेकिन जब ये बात मंत्री तक पहुंची तो उसका रवैया बड़ा कैवेलियर था, मतलब बिल्कुल लापरवाह। उसे लगा अरे मछुआरे, इनका क्या। उसने लोगों की मदद करने की बजाय उन पर और टैक्स लगा दिए। क्या? ये तो गलत है। हाँ, और कहा कि मुश्किल वक्त में सबको त्याग करना चाहिए सिवाय उसके खुद के। ओहो। लोगों का सब्र अब जवाब दे गया। तब आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने पूरे वैलर के साथ, मतलब शौर्य के साथ, मंत्री की नीतियों का विरोध किया। भरी सभा में उसने कहा, मंत्री जी आपके फैसले हमें डुबो रहे हैं। वाह, हिम्मत वाला तो था आरव। कर इस मुश्किल से निकल सकते हैं। उसने लोगों को उम्मीद दिलाई। कहा, एक अकेली तीली आसानी से टूट जाती है, पर लकड़ियों का गट्ठर मजबूत होता है। क्या बात है, बढ़िया कहा। और फिर आरव ने सबूतों के साथ मंत्री के डिस्पिकेबल कामों का पर्दाफाश कर दिया। मतलब उसके घृणित कामों का। कैसे मंत्री ने अनाज गोदामों में जमाखोरी की थी और खजाने से चोरी की थी। तो ये सब कर रहा था वो। हाँ, राजा को जब सच्चाई पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मंत्री को बर्खास्त किया और आरव की ईमानदारी और बहादुरी के लिए उसे सम्मानित किया। उस दिन से राज्य में फिर खुशहाली लौटने लगी। वाह वाह, क्या शानदार कहानी थी। आरव का कॉन्जीनियल स्वभाव, करण का सर्वाइल रवैया, राज्य पर आई कंस्ट्रेंट, मंत्री की फैलाई कंफ्यूजन, आरव की खोजी हुई कोव, मंत्री का कैवलियर अंदाज, आरव का वैलर, मंत्री का कंटेम्प्ट, एकता की क्यूरेटिव शक्ति और मंत्री के डिस्पिकेबल कर्म। अरे वाह, सब कुछ एकदम फिट बैठ गया। बिल्कुल। वो कहावतें और करण का वो जोक भी बढ़िया था। कहानी का यही जादू है। शब्द अपनी जगह पा लेते हैं और याद रह जाते हैं। उम्मीद है श्रोताओं को भी मजा आया होगा। बिल्कुल आया होगा। तो चलिए एक बार फटाफट नजर डालते हैं आज के सीखे हुए 10 शब्दों पर। जी। पहला कॉन्जीनियल यानी मिलनसार, अनुकूल। हाँ। दूसरा सर्वाइल मतलब दासवत, चापलूस। जी। तीसरा कंस्ट्रेंट यानी प्रतिबंध, बाधा। सही। चौथा कोव मतलब छोटी समुद्री खाड़ी। पांचवा कैवलियर, जिसके 2 मतलब थे, लापरवाह या शूरवीर। हाँ। छठा कंफ्यूजन यानी भ्रम, अव्यवस्था। बिल्कुल। सातवां वैलर यानी शौर्य, वीरता। जी। आठवां कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार, घृणा। 9वां क्यूरेटिव यानी उपचारक, स्वास्थ्य सुधारक। सही। और 10वां डिस्पिकेबल मतलब घृणित, निकृष्ट। बहुत अच्छे। और कहानी से निकला आज का विचार, ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी में फेस कंटेम्प्ट, बट दे ऑलवेज आउटशाइन द डिस्पिकेबल। यानी बहादुरी और ईमानदारी को भले ही तिरस्कार झेलना पड़े, पर उनकी चमक हमेशा घृणित कामों पर भारी पड़ती है। क्या बात है। जी, बहुत बढ़िया। और अब जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक मजेदार सवाल। आज हमने शब्द सीखा कंफ्यूजन। बताइए, आपकी जिंदगी का सबसे मजेदार कंफ्यूजन वाला पल कौन सा था? सोचिए और मुस्कुराइए। ये सोचने में तो मजा आएगा। सही सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये शब्द, कहानी और ये सवाल पसंद आए होंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया से और भी शब्द सीखने के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों और नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, वोकैब हुई अब और आसान। नमस्कार। नमस्कार।